हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और मेजरमेंट ऑफ लेंथ कितने तरह की होती है, डायरेक्ट मेथड से भी हो जाती है और इनडायरेक्ट मेथड से भी हो सकती है। डायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट मेथड्स कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ। ठीक है, जैसे हमें पता है कि हम जो रेंज डिसाइड करते हैं लेंथ की वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास गैलेक्सी है, स्टार्स हैं, सन है, अर्थ है, मून है। अगर हमने अर्थ से लेकर उनकी डिस्टेंस पता करनी, लेंथ पता करनी है कि कितनी लेंथ के ऊपर हैं वो, ठीक है, तो ये किस में आ जाते हैं, मैक्रोकॉस्म में आ जाते हैं, लार्ज वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो उनकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमने अलग अलग मैथमेटिकल्स जो रिलेशन है वो बनाए हुए हैं। ठीक है, सो इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम बात करें माइक्रोकॉस्म वर्ड की बात करें, माइक्रोकॉस्म में क्या आ जाता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बैक्टीरिया, अगर आपने उनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रॉन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो वो किस केस में आ जाते हैं, माइक्रोकॉस्म वर्ल्ड में। दो तरह के हमारे होते हैं जो जिनकी हम लेंथ पता करते हैं। एक होता है हमारा मैक्रोकॉस्म, हम ये शुरू से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, ये थोड़ा सा पेन की प्रॉब्लम आ गई थी। मैक्रोकॉस्म होते हैं, एक होते हैं माइक्रोकॉस्म। ये दो तरह का हमारे पास वर्ल्ड होता है। मैक्रोकॉस्म में आ जाते हैं लार्ज बॉडीज, जैसे मान लो गैलेक्सी वगैरह हो गया। ठीक है, गैलेक्सीज, स्टार्स, मून, सन। ठीक है, ये चीजें सारी की सारी। तो हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन सी जड़ी जो लेंथ है वो यूज करनी है। क्लियर। सो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ में यही दो चीजें हैं कि हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि इसमें जो मेजरमेंट है वो कौन सी हमने यूज करनी है। और ऑब्जेक्ट अगर हमारा मैक्रोकॉस्म है तो हम उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज करेंगे। अगर हमारा माइक्रोकॉस्म है, मतलब बहुत फाइन है, छोटा है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम लेंथ को मेजर करने के हमारे पास अलग अलग फार्मूलाज हैं। क्लियर। मान लो हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन निकालना है, मान लो। ठीक है, मान लो रेडियस ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो हमारे पास पहले इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमने नोट की होती है। जैसे रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना है, 10⁻15 -15 मीटर। ठीक है, ये मतलब माइक्रोकॉस्म की हमने पहले ही स्टैंडर्ड्स जो है नोट किए होते हैं। जैसे साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई की बात करें तो उसका क्या होगा, 10⁻⁻14 मीटर। क्लियर। सो ये चीजें जो पहले स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, टेबल है या आपकी, चाहे आप प्रदीप की बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ रहे हो, उसमें ये टेबल दिया हुआ है। तो उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लेना। प्रोटॉन, न्यूक्लियस, एटम हो गया, ठीक है, थिकनेस ऑफ पेपर हो गया। थिकनेस ऑफ पेपर क्या होती है, 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये हमने पहले स्टैंडर्ड्स जो है बनाए हुए हैं। ठीक है, माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट के। अब बात आती है मैक्रोकॉस्म की। यहाँ जो हम मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म के जो बीच में आते हैं इंटरमीडिएट्स। ठीक है, हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, जिसकी हम लेंथ किससे फाइंड आउट करते हैं, किनसे मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं भाई, हम ज़्यादातर करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, जैसे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड आ गए ना, अब डायरेक्ट मेथड से किसकी करते हैं वो भी बताएंगे और इनडायरेक्ट से किसकी करते हैं। अब जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है हमारी, ठीक है, ये जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम दो तरह से इसको रीड करते हैं। एक हमारे होते हैं डायरेक्ट मेथड्स और दूसरे हो गए हमारे इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, अब जो डायरेक्ट मेथड्स हैं उनकी बात करेंगे। जैसे
मान लीजिए आपके पास कोई भी कपड़ा वगैरह है, आप कपड़ा लेने गए दुकान में, तो उसके पास क्या होगा, एक मीटर स्केल होगा, वो मीटर स्केल से माप कर आपको कपड़ा दे देगा। जैसे आपको 5 मीटर कपड़ा चाहिए तो वो 5 मीटर कपड़ा आपको नाप कर मीटर स्केल से दे देगा। वो होगा डायरेक्ट मेथड, क्योंकि पहले से उसके पास एक स्टैंडर्ड है, उसके साथ उसने मेजर करके आपको दे दिया। सेकंड पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आपने किसी डायामीटर ऑब्जेक्ट्स है, कोई डायमीटर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उस स्मॉल है लेकिन वो, ठीक है, एज कंपैरिजन टू मीटर स्केल से उसको नहीं मेजर कर सकते मान लो हम आप, तो उसके लिए आप किसको यूज़ करोगे, वर्नियर कैलिपर को यूज़ करोगे। वर्नियर कैलिपर का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल वीडियो मैं आपको रील्स में डाल दूंगा, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब है, शॉर्ट्स होंगे, उसमें आपकी जो इसकी रील डल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना वर्नियर कैलिपर, ठीक है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसका लीस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर जो है स्मॉल डायमीटर्स की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह ही एक और हमारा इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज, ठीक है। स्क्रू गेज भी जो होता है हमारा, वो भी क्या है, हमारा स्मॉल डिस्टेंस को ही मेजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो जो फिजिकली हम हमारी बॉडी फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिसको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब जो वर्नियर कैलिपर है ये कहाँ कितने लेंथ तक मेजर कर सकता है भाई, जो होता है ये कर सकता है 10⁻⁻⁴, ठीक है। जैसे पेपर की हमने थिकनेस पता करनी है, ठीक है, तो हम किससे मेजर कर सकते हैं, किससे मेजर कर सकते हैं भाई, वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर जो है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल, वैसे तो ये डायमीटर के को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मान लो एक छोटा सा कोई भी स्फेरिकल आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो इसका अगर डायमीटर फाइंड आउट करना है तो आप वर्नियर कैलिपर यूज करोगे। इसी तरह हमारा स्क्रू गेज है, अगर वर्नियर कैलिपर जितनी लेंथ मेजर करता है उससे भी छोटी लेंथ आपने मेजर करनी है, तो आप क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, ठीक है। ये कितनी कर सकता है, जैसे ये 10⁻⁻⁻, ये कितनी कर सकता है, 4 मीटर इतनी। अब इससे क्या कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ पेपर भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्क्रू गेज है जो, ये कितनी कर सकता है, 10⁻⁻⁴ -5 सॉरी 10⁻⁻⁵, मतलब उससे भी जो थिन है उसको ये मेजर कर सकता है, ठीक है। सो जो इस रेंज के बियॉन्ड चला गया, मीन्स 10⁻⁵ मीटर के बियॉन्ड चला गया, उन लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे मेजर करेंगे भाई, बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड्स। मतलब इस लेंथ से बियॉन्ड, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ के ऊपर है वो, जिसका मतलब हम जिसको मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करते हैं। सो इनडायरेक्ट मेथड्स हमारे काफ़ी टाइप्स के इनडायरेक्ट मेथड हैं, जैसे इको मेथड जिसको हम रिफ्लेक्शन मेथड भी बोलते हैं। सेकंड वन हमारा है लेज़र मेथड, आप बोल सकते हो। उसके बाद रडार मेथड आ जाता है। सो इसी तरह काफ़ी तरह के मेथड हैं। सो आज हम जो पहला करेंगे वो हम करेंगे इको मेथड, ठीक है, इको मेथड करेंगे। ये ध्यान से देखना, इस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इको मेथड से, ठीक है। सो इको मेथड जो है ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इको मेथड। और इसको आप बोल सकते हो रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड क्यों बोलते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो इको का क्या मतलब होता है, इको एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि रिपीटिशन ऑफ साउंड ऑन रिफ्लेक्शन, ठीक है, फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल। मीन्स जैसे आप कभी भी पहाड़ियों में गए होगे, हिल स्टेशन में गए होगे, अगर आप ऊंची आवाज में कोई आवाज लगाते हो, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद वही आवाज आपको सुनाई देगी, क्लियर, उसको बोलते हैं इको। मीन्स आपने एक फ्रिक्वेंसी, एक साउंड के साथ ऊंची आवाज में आवाज लगाई और उसमें से जो वेव्स क्रिएट हुई वो जाके पहाड़ी के ऊपर टकराई और फिर एक टाइम के बाद फिर वापस आपके पास आई, ठीक है, जो वापस आ रही है चीज उसको क्या बोलते हैं, इको। तो इको मेथड इसलिए इसका नाम पड़ा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास ये कोई हिल है, ठीक है, हिल है, मैंने क्या किया, एक पॉइंट पी से, यहाँ पे मैं पॉइंट पी के ऊपर मैं खड़ा हूँ, या मान लीजिए आप खड़े हो, आपने क्या किया, यहाँ से एक राउंड फायर किया अपनी पिस्टल से, ठीक है,
यहाँ से आपने राउंड फायर किया पिस्टल से एयर में, ठीक है। सो जैसे ही आप फायर करोगे तो साउंड क्रिएट होगी, और वो साउंड क्या करेगी, एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। वो क्या करेगी, एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ये जो साउंड है ये क्या करेगी, दूसरी तरफ पहाड़ी के साथ टकराएगी। मतलब हिल स्टेशन में आपने फायर किया पी पॉइंट्स के साथ, ठीक है। पी पॉइंट से आपने फायर किया, साउंड क्रिएट हुई, ये साउंड क्या करेगी, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए हिल के साथ टकराएगी जो भी इसके सामने है। अब वो हिल क्या बन गई, इसके लिए ऑब्स्टेकल, ठीक है, रुकावट बनी, उसके साथ टकरा के ये वही सेम डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस के ऊपर गई, ये वही सेम डिस्टेंस फिर क्या करेगी, वापस आएगी ट्रैवल करती हुई, ठीक है। मीन्स एक्स डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया जाते वक्त, और एक्स ही डिस्टेंस ये करेगी आते वक्त, ठीक है। तो आपने क्या नोट करना है इस दौरान, आपने इसमें से पता क्या करना है, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर आप खड़े हो, जिस पॉइंट से आपने फायर किया, आपने फाइंड आउट करना है यहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर आपने क्या करना है, यहाँ तक, इस पहाड़ी तक का क्या पता करना है आपने, डिस्टेंस, ठीक है। आपने क्या पता करना है भाई, डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। इसको हैचिंग लाइन मार देता हूँ मैं, थोड़ी बढ़िया लगेगी आपको, ठीक है। आपने डिस्टेंस निकालना है। अब देखो इसने क्या किया, आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, फायर किया आपने, एक तो नोट करना है कि कितने टाइम के बाद आपको आवाज़ सुनाई दी, कितने टाइम के बाद आपको आवाज़ सुनाई दी, ठीक है। तो अब आपने डिस्टेंस पता करना है। हमें पता है कि फिजिक्स में जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा भाई, डिस्टेंस क्या होगा हमारा, स्पीड इनटू क्या होगा, टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड होता है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे जो स्पीड है ये क्या है, स्पीड क्या है हमारे पास, दैट इज द वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है हमारी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस इन्वायरमेंट का, जिस इन्वायरमेंट में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस इन्वायरमेंट में एयर की वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। तो इसमें जो स्पीड है राउंड की नहीं देखनी हमने कि राउंड की कितनी स्पीड, नहीं, हमने देखनी, क्योंकि हम क्या यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस पता करना है हमने, यहाँ से लेकर इसका, ठीक है, ना कि राउंड का पता करना है हमें, राउंड का नहीं देखना हमने, जो राउंड चलाया हमने देखना है कि इस इन्वायरमेंट में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जितनी स्पीड की एयर की स्पीड होगी उतनी इसमें जो एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, ठीक है, जो भी यहाँ पे होंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे स्पीड की जगह के ऊपर क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी, क्या लेंगे, वेलोसिटी, और टाइम एज इट इज ही हमारा रह जाएगा। अब देखो भाई डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने, एक्स जाते वक्त और एक्स ही आते वक्त, मतलब एक एक्स जाते वक्त और एक एक्स आते वक्त हमने किया, मतलब 2 बार किया ना सेम। और ये क्या किसके बराबर होगा भाई, अब इसमें हमने स्पीड को वेलोसिटी माना, वेलोसिटी को हम न्यूमेरिक्स देंगे v, ठीक है, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल t के साथ। अब ये दोनों क्या हो गए भाई, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू v इंटू टी, क्लियर। अब आगे इसको हम कैसे करेंगे, हमारी x किसके इक्वल्स टू हो गया, x किसके इक्वल टू हो गया भाई हमारा, दैट इज v इंटू टी ओवर 2। तो हमारे पास ये एक मैथमेटिकल रिलेशन निकल के आ गया, क्या पता करने का भाई, x, और ये देखो x क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक की। सो जो ये x की वैल्यू जो है ये हमें, हमारे पास अगर वेलोसिटी पता है, साउंड की वेलोसिटी पता है, सॉरी एयर जो हमारे पास है इन्वायरमेंट में जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ एयर पता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर हमें गिवन है, साउंड इन एयर, साउंड, ध्यान से इसको समझो इस कॉन्सेप्ट को, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट टेम्परेचर, ये किसकी है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, जैसे ही हमने यहाँ से, क्योंकि साउंड ही हमारे पास वापस आ रही है ना, तो हमें साउंड की वेलोसिटी अगर पता है, ठीक है, और साउंड की वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर, एयर मॉलिक्यूल्स जो उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है,
ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू देता है ये तब देता है जब हमारी एयर जो है ना, एयर की जो स्पीड है उस इन्वायरमेंट में, एयर की स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी। मींस जो एयर है वो या तो इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत होगा, हवा नहीं है, तब ये हमें एक्यूरेट वैल्यू देगा, नहीं तो इसमें कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एयर। ठीक है, तो इसमें जो वी है हमारी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। जब हमने फायर किया उस टाइम जो साउंड क्रिएट हुई, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या। क्लियर। सो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है इन एयर, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास टाइम हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमने जैसे ही फायर किया हम टाइम नोट करेंगे कितने टाइम बाद हमारे पास आवाज़ वापस आई हमारे कान तक, जैसे ही आई हम वो टाइम नोट कर लेंगे, टाइम हमारे पास मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास ये चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन होनी चाहिए, तो हम थर्ड वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस है, जो ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ से उसने फायर किया और हिल तक का हम डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। सो एक हमारी ये एग्जांपल हो गई इनडायरेक्ट मेथड की। ठीक है, इसी तरह से ही हम और भी 2-4 एग्जांपल्स करेंगे। इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना भाई। और ये टॉपिक में से अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये आपको जो भी पढ़ाया मैंने वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।